प्रिय छात्रों, SSIC कनकपुर प्रयागराज से मैं आरबी कक्षा 12 सामान्य हिंदी में गद्य खंड के प्रथम अध्याय के संबंध में आज बताने जा रहा हूं। अभी देखें, ये हिंदी गद्य खंड में पहला अध्याय है आपका, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अध्याय का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो आइए देखें लेखक के परिचय के विषय में। इनका नाम वासुदेव शरण अग्रवाल था। आपका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में। आपकी शिक्षा कहां तक? MA, DLitt, PhD। यहां तक आपने हिंदी साहित्य जगत के क्षेत्र में शिक्षा अर्जित किया। इसके आप आगे देखें, इनकी लेखनी की विधाएं कितनी थी। आपने निबंध लिखा, आप एक महान शोधकर्ता थे। आपने अनेक पत्र पत्रिकाओं और आदि पुस्तकों के विषय में संपादन का बड़ा ही अच्छा कार्य किया। आपकी लेखनी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। शैली आप देखें, उद्धरण शैली, गवेषणात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली में आपने अपनी लेखनी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उद्धरण, गवेषणात्मक, विवरणात्मक। साहित्यिक पहचान, आप एक अच्छे निबंधकार, शोधकर्ता, संपादनकर्ता के रूप में हमारे साहित्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपकी पहचान एक महान लेखक के रूप में की जाती है। शोधकर्ता के रूप में भी आपको हमारे साहित्य जगत में एक श्रेष्ठ निगाहों से परखा जाता है। हमारे साहित्य जगत में अग्रवाल जी ने जो योगदान दिया वो आज हमारे देश समाज के लिए चिर स्मरणीय है। आगे आप देखें, इस महान साहित्यकार का निधन
आप सन 1967 ईस्वी में परलोकवासी हो गए। अब आगे थोड़ा आप देखें इनके अध्याय, जो राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक नाम से है, इसका एक छोटा सा गद्यांश देखें। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी पड़ी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें तब तक नहीं फूटती, जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान। यह गद्यांश रहा। अब आप देखें, इसमें 4-5 प्रश्न आते हैं। जैसे पहला प्रश्न हुआ आपका कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आपको लिखना होगा, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा प्रश्न होगा, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का संदर्भ लिखिए, तो आपको लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह आपका संदर्भ होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जैसे है, पृथ्वी आकाश के बीच तथा समुद्र में कौन संपदा देखने को मिलती है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपने लेख में यह स्पष्ट किया है कि पृथ्वी और आकाश के बीच हम देखते हैं कि आकाश में अनेक नक्षत्र, ग्रह, तारे और समुद्र में हीरा, मोती, माणिक्य, जीव जंतु, अनेक कीमती राशियां भरी पड़ी हुई हैं, जो आज खजाने के रूप में हमें देखने को मिलती हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए प्राप्त होती हैं। अगला देखें आप, राष्ट्र अथवा राष्ट्र के निवासियों को कब तक सुप्त अवस्था ही समझना चाहिए? प्रस्तुत गद्यांश में साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध गद्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बताया है कि हमारे राष्ट्र के निवासियों को और हमारे देश को, यहां पर रहने वाले लोग तब तक सोए हुए हैं जब तक उनके अंदर जिज्ञासा और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव की भावना न पैदा हो। वे देश और स्वयं के विकास के बारे में सोचें न, कार्य न करें, तब तक वो सोए हुए हैं। अब आप देखें एक प्रश्न और, इसमें रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए।
अभी यहाँ आप देख रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर यहाँ से रेखांकित है और सोए हुए के समान है यहाँ तक। इसके बीच में आपको व्याख्या लिखना है। तो आइए देखें, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपने पाठ राष्ट्र के स्वरूप में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि राष्ट्र के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला भूमि, दूसरा जन और तीसरा संस्कृति। भूमि का निर्माण देवों ने किया, प्रकृति ने किया, पृथ्वी को प्रकृति और देवताओं ने इसकी संरचना की। जन की यहां से उत्पत्ति हुई, विकास हुआ। संस्कृति के आधार से ही मानव को जीवन यापन करने का एक बहुत ही सरलतम आधार मिला। वह समाज में सभ्य हुआ, विकास हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में संस्कृति के माध्यम से सभ्यता का विकास हुआ। इस आधार से लेखक का कथन है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में, इस पृथ्वी पर चारों तरफ अनेक बहुमूल्य कीमती राशियां और पदार्थ, वस्तुएं, प्राकृतिक संपदा फैली हुई है, जिसे हम देख रहे हैं। जैसा कि हम सागर में देखते हैं कि जलचर जंतु, मछली, अनेक प्रकार के जीव जंतु, और वहां कीमती रत्नों की राशियां, पदार्थ देखने को मिलते हैं। उन सब से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकृति ने मानव जीवन के लिए अपने ही कोख में सारी वस्तुओं को प्रदत्त किया है, रख दिया है। उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव, प्रकृति की अपार संपदा को मानव उपयोग करते हुए उनसे यह सीख ले कि ये सारी वस्तुएं प्रकृति ने हमें निस्वार्थ रूप में प्रदान किया है और मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। हमारी तरफ से प्रकृति के लिए धन्यवाद हो। प्रकृति के प्रति हमारा कोटिशः आभार है कि प्रकाश निःशुल्क, हवा निःशुल्क, पेड़ पौधे निःशुल्क ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। गिनती नहीं है कितना, बताएं प्रकृति से हम कितना लाभ ले रहे हैं। प्रकृति हमको निःशुल्क लाभ प्रदान कर रही है। प्रकृति के ऐसी दयालु भावना के प्रति मानव को धन्यवाद देना चाहिए, कोटिशः आभार व्यक्त करना चाहिए। इस तरीके के भाव देश में रहने वाले जन के अंदर फैलना चाहिए, पैदा होना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें, लेखक बता रहा है कि ये हमारे देश के भावी नौजवान लोगों के लिए विशेष रूप से उनके हृदय में प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए
जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, जानने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। वो उनको समझना चाहिए कि प्रकृति का कितना आभार हमारे ऊपर है। अगर ये जिज्ञासा, ये भावनाएं लोगों के अंदर नहीं पैदा हुई, वे न सोचे, इतना आभास न कर पाए, तो इस पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ है। जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। ऐसी भावना, प्रकृति के प्रति कोटसह आभार और प्रकृति से लाभ के विचार, सहृदयता मानव के अंदर नहीं पैदा हुई थी। राष्ट्र के हित के प्रति यदि उसके अंदर सौहार्द की भावना नहीं उत्पन्न होती, तब तक मानव संस्कृति, सभ्यता, चेतना के क्षेत्र में सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है, अज्ञान है। अतः लेखक का कथन है कि मानव संसार में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। अतः उसे प्रकृति, जीव, जंतु, जड़, चेतन के अंदर की भावना को परखना चाहिए और उससे उपयोग लेने वाले साधनों के लिए प्रकृति के प्रति अर्थात इन क्षेत्रों के प्रति कोटसह आभार व्यक्त करना चाहिए। जैसा कि लेखक ने लिखा है कि माता भूमि पृथिव्या पुत्रो अहम। भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। इस तरीके से अब ये अध्याय का गद्यांश भाग यहाँ समाप्त रहा और अगले दिन अगले भाग पर चर्चा होगी।